2024 के लोकसभा चुनाव ने एक चीज को पूरी तरीके से स्थापित कर दिया है। हमारे देश की आधी आबादी, महिला आबादी, आज मतदान के सबसे बड़ी वोट बैंक है और वो अपना फर्ज बखूबी पूरा कर रही है, अपने घर को संभालते हुए। नेताओं की किस्मत तय करती है, यहां तक कि पूरे वोटिंग पैटर्न को भी प्रभावित कर रही है। दरअसल कई जगहों पर तो महिलाएं आज पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करती दिखाई दे रही हैं। अब यही वजह है कि आप देखिए कि तमाम नेताओं की नजर आज सिर्फ और सिर्फ महिला वोट बैंक पर है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप देखिए। आप देखिए फेज 1 में महिला और पुरुष मतदाता के बीच में क्या गैप आपको दिखा, लगभग बराबर 66.14% टोटल पोल एवरेज है, महिला 66.07% है। दूसरे फेज में टोटल पोलिंग 66.99% है, महिलाओं का मतदान प्रतिशत 66.42% है। फेज 3 में टोटल वोटिंग परसेंटेज 66.89, महिलाओं का 64.41। फोर्थ फेज में 69.58% टोटल वोटिंग परसेंटेज, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 68.73, पुरुषों से ज्यादा। फेज 5 61.48% टोटल पोलिंग परसेंटेज, महिलाओं का वोट परसेंटेज 63%, पुरुष से 1% ज्यादा। फिफ्थ फेज 6 61.95 और यहां पर आप देखिए तो जो महिलाओं का है वो 64.94% है और पुरुषों का 61.95% है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस आधार पर महिलाओं का जो परसेंटेज है पोलिंग का, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये तमाम राज्यों के आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो अभी आप देखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा राज्यों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, दरअसल पुरुषों से भी ज्यादा। जैसे आप मणिपुर की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा मतदान किया है। अब कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि मतदान इसलिए प्रभावित हुआ पुरुषों का क्योंकि बड़े पैमाने पर पुरुष बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जैसे कि बिहार के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलना अपने आप के उनके एम्पावरमेंट की बात निकल कर आती है। 6 चरण के चुनाव से जो डेटा निकल कर आ रहा है, उससे हम आपको यह बता सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर महिलाओं ने तो पुरुषों के मुकाबले 5% से ज्यादा मतदान किए हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो तमिलनाडु की 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर मतदान किए हैं। उत्तराखंड की और केरल की 1 सीट ऐसी है जहां पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5% ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 4 सीट ऐसी है जहां पर महिलाओं का मतदान पुरुषों से 5% ज्यादा है और बिहार में 8 सीट ऐसी है जहां 5% से भी ज्यादा डिफरेंस से महिलाओं ने वोट किया है। अब क्या यह आपको खुद नहीं बताता कि आज हमारे देश की राजनीतिक फ्रेमवर्क में महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है और यह वोट बैंक कितना साइलेंट है लेकिन एक्टिव है। यह रोल इसलिए बढ़ा क्योंकि जैसे ही 2014 के बाद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी होने लगा तो महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचने लगे। इसके साथ साथ उज्ज्वला स्कीम महिलाओं को कुकिंग, खाना बनाने के क्षेत्र में बहुत मदद दे रहा था। शौचालय महिलाओं के लिए घर में सुरक्षा और बाहर न निकलने की एक आजादी। उसके साथ साथ घर, प्रधानमंत्री आवास योजना, तकरीबन 4.5 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए गए हैं साहब। और यह महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से रह सकती। इसके साथ साथ महिलाओं को सीधे तौर पर तमाम तरह के बेनिफिट्स और गर्ल चाइल्ड्स को बेनिफिट्स पहुंचाना। अगर आप देखें तो 2019 तक आते आते यह वोट बैंक अपने आप में जबरदस्त हो गया। 67% के आसपास महिला वोट बैंक आपको दिखा मतदान करता हुआ 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जो कि पुरुषों से भी 0.3% ज्यादा था। यानी कि अगर आप देश के तमाम राज्यों के वोटिंग पैटर्न भी देखें, केंद्र के वोटिंग पैटर्न भी देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर मतदान कर रही हैं। यह ग्राफ आप देखिए
किस तरीके से महिला मतदान का प्रतिशत 2014 के बाद से बढ़ा है और बढ़ते बढ़ते आज पुरुषों के बराबर है। यानी कि बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की भागीदारी। जाहिर सी बात है, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने भी अपने पिटारे खोल रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही बहुचर्चित प्रोग्राम शुरू किया, लखपति दीदी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर किया। महिलाओं को ब्याज मुक्त कर दिया गया और इससे महिलाओं को काफी उत्थान हुआ। 1 करोड़ लखपति दीदी का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने भी गरीब परिवार की महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए 8,500 रुपए प्रति महीना उनके अकाउंट में देने की बात कही। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसी तरीके की एक योजना कर रखी है, जिसमें लक्ष्मी योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति महिला, प्रति परिवार, प्रति माह मिलता है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इसके साथ साथ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की इनकम के लिए ट्रेनिंग देने का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। लखपति दीदी योजना को भारतीय जनता पार्टी और भी बृहत तरीके से सामने लेकर आना चाहती है। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को वर्कफोर्स के तौर पर शामिल करने के लिए कई तरह की योजनाएं सामने रखी हैं। कांग्रेस भी महिला सम्मान और उसके साथ साथ उचित भत्ते का दावा कर रही है। राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियों के अपने अपने वायदे हैं। हालांकि यह कहीं भी अभी पूरा होता नहीं दिखाई देता, लेकिन नारी शक्ति और उसकी पहुंच को दोनों पार्टियां बड़े जबरदस्त तरीके से देखती हैं। और शायद यही वजह है कि राजनीति में अब 33% आरक्षण सभी जगह होने जा रहा है। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत में तो पहले से है। यानी कि महिलाओं को न सिर्फ पूरा दर्जा दिया जा रहा है, बल्कि उनको वोट बैंक के तौर पर देखा भी जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने खास करके महिलाओं के लिए आयोजित किया, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। महिलाओं को लकड़ी और कंडे से बहुत बड़ी निजात मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बच्चियों को आगे बढ़ाने और पढ़ाने में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ और इसकी वजह से परिवारों को बड़ा फायदा मिला। तमाम राजनीतिक दलों ने इस तरह की योजनाएं अपनाई, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, साइकिल मिलता है, लैपटॉप मिलता है। आप अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो सभी लड़कियों को पैदा होते ही उनको 1 लाख रुपए तक दे दिया जाता है, ताकि उनकी शादी के समय यह पैसा काम आ सके। इस तरह के कई तरह के प्रोग्राम्स हैं। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं हैं। उसके बाद सिलाई मशीन, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की कई बातें सामने आती हैं। विपक्ष ने भी कई तरह के दावे किए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए प्रति महीना देने का वायदा किया पंजाब में, और ये उनकी बातें चल रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी फ्री बस सेवा देती है महिलाओं के लिए। टीएमसी की बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डीएमके की सरकार तमिलनाडु में 1,000 रुपए प्रति महीना देती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए पेंशन के तौर पर दे रही है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह दे रही है। तो महिलाएं आज न सिर्फ एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गई हैं, बल्कि वो लाभार्थी वर्ग भी है। अब आप यहां कहेंगे कि जब महिलाएं इतनी बड़े वोट बैंक बन चुकी हैं, तो किस आधार पर यह क्या हो रहा है? देखिए, यह कैसे हुआ, इसको बहुत संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। 2014 के बाद से जैसे जैसे सरकार की स्कीम्स का फायदा महिलाओं तक पहुंचा, महिलाओं ने उसके बाद फायदे के अनुसार पार्टी को मतदान करना शुरू किया। अगर महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम से फायदा मिला, महिलाओं को शौचालय और घर मिला, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास वोट पहुंचा। जैसे कि कांग्रेस की स्कीम्स की वजह से अगर फायदा मिला, तो महिलाओं ने राज्य स्तर पर कांग्रेस को वोट दिया। यानी कि महिलाएं बड़े पैमाने पर अब यह निर्धारण करने लगी कि वो किसको वोट देने जा रही हैं। पहले यह होता था कि एक बार पुरुष तय कर देता था, इस पार्टी को वोट देना है, सब लोग जाते थे और उसी चिन्ह पर मुहर लगाकर चले आते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज तमाम पुरुष महिलाओं पर यह दबाव नहीं बना पा रहे, क्योंकि जब मतदान करने महिला पहुंचती है तो उस वक्त वो अकेली होती है और उसे पता होता है कि किसकी वजह से उसका घर, उसका परिवार चल रहा है। और यह आज अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है तमाम राजनीतिक दलों की। कौन महिलाओं को कितनी ज्यादा सुविधाएं पहुंचा रहा है, और इसके साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने में किस राजनीतिक दल की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिल रहा है, महिलाएं कितनी सुचारू तरीके से काम कर पा रही हैं, और खास करके सेमी मेट्रो, अर्बन सेंटर्स और मेट्रोज में
महिलाएं कितनी सुचारू तरीके से और स्वच्छंद तरीके से काम कर रही हैं, कहां उनको सुरक्षा मिलती है। जो सुरक्षा देता है मतदान वहीं जाता है, यानी कि कानून व्यवस्था, जिसे लेकर आप उत्तर प्रदेश में देखें। उत्तर प्रदेश की महिलाएं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि बीते योगी शासन के दौरान और अभी जो मौजूदा योगी शासन है उसमें सुरक्षा पूरी मिली हुई है, इसलिए उनका नेचुरल रुझान, नेचुरल झुकाव बीजेपी की तरफ आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसी वर्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीदें लगाए है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भाई आप एससी वोट बैंक, एसटी वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, ये सब अलग है, अलग रख दीजिए इसको। लेकिन अगर लाभार्थी महिला वोट बैंक इंटैक्ट है तो जीत हमेशा होगी, कोई उसे हरा नहीं सकता। तो इसलिए महिला वोट बैंक की चर्चा आप आज से लेकर 4 तारीख और उसके बाद भी हर मंच पर बड़े पैमाने पर देखेंगे। और याद कीजिएगा, मिस्टर एनालाइजर में सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं।